हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा DHIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो 18 मई को पेपर हुआ है, या कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट कराई गई है उसी प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, और इसमें भी जो करंट अफेयर है वो जनवरी 2025 के करंट अफेयर भी देखने को मिलेंगे। उससे साथ साथ आपका हिंदी वाला सेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर कराया जाएगा। और देखिए, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट पहले ही पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। बाकी उसमें बहुत से लोगों द्वारा मैसेज किया जा रहा है कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी पेड ग्रुप और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाए, तो देखिए उसे भी शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम आपके सर पे है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए प्रॉपर आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बाकी यूपीपीसीएस 2025 के लिए भी प्रैक्टिस सेट और पेड ग्रुप जल्द ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एक वैल्यूएबल प्राइज में प्रैक्टिस सेट भी मिलती रहे और उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और देखें आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस जो है ज़रूर कर लिया करें, जिससे कि आपको एक आइडिया लगता रहे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और किस सेक्शंस में आप लोग अच्छे हैं और कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह क्वेश्चंस पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ देखिए, अगर इसमें ज़रूरी ये नहीं है, जैसे कुछ लोगों के द्वारा जो है कहा जाता था कि पीसीएस मंत्रा या फिर से संस्कृत IAS की बस टेस्ट सीरीज करनी है, बस वही प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के प्रैक्टिस सेट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं बस वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट्स में जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी भी प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप लोग किस कोचिंग की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हैं कितने अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्वांटिटी मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है। ठीक है, जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करें वो बहुत अच्छे से करें, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इतने अच्छे से सॉल्व करें कि उससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसे आसानी से सॉल्व करने की कंडीशन में रहें। ठीक है, नहीं तो बस गिनने के लिए कि हाँ 20, 25, 30 प्रैक्टिस सेट कर लिए है और उसके बाद जो है कोई मतलब ना निकले, तो फिर कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिस सेट करने का। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आप लोग जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से किया करें। ठीक है, उससे बहुत अच्छे से किया करें, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत अच्छे से रीड करें, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो भी फैक्ट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स में इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो लगता है कि हाँ इनसे क्वेश्चंस बन सकता है, उसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करेंगे लास्ट समय तक, इन सारे प्रैक्टिस सेट्स का रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस प्रैक्टिस सेट्स ही तो नहीं देखना है ना, उसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर वाला सेक्शन भी तैयार करना है, हिंदी वाला सेक्शन भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं उसे आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। अगर 2 पेज 4 पेज में वो फैक्ट सारे आ जाते हैं तो लास्ट समय में उसका रिवीजन आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रैक्टिस सेट्स का, जितने प्रैक्टिस सेट्स हैं उनका रिवीजन आप करने लगेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है एग्ज़ाम की गंभीरता, सीरियसनेस को समझिए और उसके अंतर्गत आप लोग जो है, जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए ज़रूर। ठीक है, बाकी पेड ग्रुप से रिलेटेड जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराया ही जा रहा है। ठीक है, तो उसे भी आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्ति को नागरिकता का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, और देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड 2 अनुच्छेद हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद 6 है, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उसकी नागरिकता जो प्राप्त होगी उसका जो उल्लेख किया गया, उसे जो नागरिकता दिया जाएगा उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 6 में किया गया है। और एक और, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले भारतीय नागरिक था, भारत से वह पाकिस्तान गया, पाकिस्तानी नागरिकता लिया,
फिर पाकिस्तान से वो प्रव्रजित होकर के भारत आता है, अर्थात भारत की नागरिकता के लिए, तो उसे जो नागरिकता प्राप्त होगी वह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नहीं बल्कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्राप्त होगी। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी है और वो भारत में आ रहा है तो उसे नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले भारतीय नागरिक रह चुका है और वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ का नागरिक बन गया, वहाँ की नागरिकता ले ली उसने, उसके बाद पुनः वो भारत में आता है भारत की नागरिकता के लिए, तब उसे जो नागरिकता दी जाएगी वह अनुच्छेद 7 के अंतर्गत दी जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा और अनुच्छेद 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसका जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में किया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया गया है यह दिया गया अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में दिया गया है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20 में और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसका सही आंसर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया। संघ द्वारा उद्गृहित अर्थात लगाया जाएगा, संघ द्वारा संग्रहित अर्थात संघ द्वारा उसे एकत्रित किया जाएगा, लेकिन राज्यों को या राज्यों में उसे वितरित कर दिया जाएगा या फिर राज्यों को सौंप दिया जाएगा। इस प्रकार की जो टैक्स हैं, जो कर है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 है, 269 या फिर 270। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 269 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। संघ द्वारा उद्गृहित और संघ द्वारा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 269 में किया गया है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का जो उल्लेख है वह राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है और अनुच्छेद 1 जो है इसमें भारत को कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो आयु है इसकी उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1988, 62वां संविधान संशोधन 1989 या फिर 63वां संविधान संशोधन 1989। देखिए, ये तो आप लोगों को पता है कि 61वां संविधान संशोधन है, लेकिन यह संविधान संशोधन कब किया गया था, 1989 या फिर 1988। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 21 वर्ष से जो मत देने का अधिकार है, जो मत देने का अधिकार उम्र है, या 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कुछ भाग दिए गए हैं और उससे रिलेटेड विषय दिए गए हैं। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है, भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख है, भाग 8 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है और भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत जो है आपका जो भाग 8 है, ठीक है, भाग 8 की अगर हम बात करें, इसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो उल्लेख है वो किया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो उल्लेख है यह भाग 10 में किया गया है। भाग 8 जो है इसमें जो संघीय क्षेत्र है वहाँ पे प्रशासन कैसे चलाएगा, वहाँ के जो विभिन्न प्रावधान हैं, ठीक है, तो उसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलेगा आपको 8 में, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख भाग 8 में है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख भाग 10 में किया गया है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड कहाँ पर स्थित है। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड कहाँ है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। मलाजखंड जो मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख तांबा उत्पादक
क्षेत्र है, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ तेल शोधनशाला दिया गया और अवस्थिति दी गई है। बीना है मध्य प्रदेश में, नूनमाटी है असम में, तातीपाका है आंध्र प्रदेश में और नुमालीगढ़ है तमिलनाडु में। तो कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ की अगर हम बात करें, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला जो है यह असम राज्य में स्थित है। नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम राज्य में स्थित है, न कि तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाकी तीनों विकल्प, बीना मध्य प्रदेश में है, नूनमाटी है असम में, तातीपाका है आंध्र प्रदेश में और नुमालीगढ़ है असम में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ नाभिकीय शक्ति केंद्र दिए गए हैं और अवस्थिति दी गई है। कोवाडा नाभिकीय संयंत्र कहाँ पे है? कोवाडा नाभिकीय संयंत्र है आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में है। जैतापुर की अगर हम बात करें, जैतापुर महाराष्ट्र में है। हरिपुर जो है यह आपके कहाँ पे है? हरिपुर की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है हरिपुर, और चुटका है मध्य प्रदेश में, ठीक है, चुटका मध्य प्रदेश में है, हरिपुर है पश्चिम बंगाल में, कोवाडा आंध्र प्रदेश में है और जैतापुर है महाराष्ट्र में। यह सभी जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र हैं, नाभिकीय शक्ति केंद्र है और उनकी अवस्थिति है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपके इंग्लिश वाले सेक्शन हैं, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को जो है पॉज करिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, जो लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें वीडियो, ठीक है। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं और अवस्थिति दी गई है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इम्फाल में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात करें तो यह इम्फाल नहीं बल्कि यह गोवा में है, ठीक है, गोवा में, ठीक। दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यही गलत है। बाकी गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ जनजाति दी गई हैं और उनके निवास क्षेत्र दिए गए हैं। कुछ जनजाति और उनके निवास क्षेत्र दिए गए हैं। भूमिज जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती हैं? भूमिज जनजाति की अगर हम बात करें, भूमिज जनजातियाँ जो हैं पश्चिम बंगाल की स्थानीय जनजाति हैं, ठीक है, वहाँ की देसी जनजाति हैं। सहरिया जनजातियाँ पाई जाती हैं या फिर यह निवास करती हैं राजस्थान में। कुरुबा जनजाति की बात करें तो कुरुबा जनजातियों का जो मूल निवास है वो कर्नाटक है और पंगवाला जनजाति का मूल निवास हिमाचल प्रदेश है। इसका जो सही आंसर है वो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। भूमिज जनजाति पश्चिम बंगाल, सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास करती हैं, कुरुबा जनजाति कर्नाटक की मूल जनजातियां हैं और पंगवाला जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल जनजातियां हैं। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु या फिर केरल। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? विश्व का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? अनेग्जीमेंडर, अरस्तु, कॉपरनिकस या फिर टॉलमी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का जो प्रथम मैप या मानचित्र है वह अनेग्जीमेंडर द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनेग्जीमेंडर ने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी, रॉबर्ट बोगेनर या फिर एलन संडेजा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। एलन संडेजा द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत दिया गया था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एलन संडेजा, ठीक है, एलन संडेजा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है इसमें? कुछ घाटी और अवस्थिति दी गई है। रैबिट घाटी है अमेरिका में, पो घाटी जर्मनी में है, ब्लैकवुड घाटी न्यूजीलैंड में है और बाड़ा घाटी है ब्राजील में। बाड़ा घाटी ब्राजील में। कौन सा विकल्प इसके बारे में बताना है सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। रैबिट घाटी अमेरिका में, ये बात बिल्कुल ठीक है, रैबिट घाटी है अमेरिका में। बाकी पो घाटी की अगर हम बात करें, पो घाटी है जर्मनी नहीं, पो घाटी है इटली में। जो पो नदी प्रवाहित होती है इटली की, उसी के जो कह सकते हैं कि क्षेत्र में, उसी नदी के क्षेत्र में, पर उस नदी के जो कह सकते हैं तटीय क्षेत्र में
जो पो घाटी है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बाकी ब्लैकवुड घाटी की बात करें, ब्लैकवुड घाटी न्यूजीलैंड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है और बाड़ा घाटी यह आपके इंडोनेशिया में है। बाड़ा घाटी है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो रैबिट घाटी अमेरिका में है, ब्लैकवुड घाटी है ऑस्ट्रेलिया में, पो घाटी है इटली में, बाड़ा घाटी है इंडोनेशिया में। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन है रैबिट घाटी अमेरिका। रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन कौन सी है? रक्त वर्षा के लिए कौन सी पवन उत्तरदायी है? हरमट्टान, सिराको, सीमूम या फिर मिस्ट्रल? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराको। और रक्त वृष्टि जो होती है, रक्त वर्षा जो होती है वो होती कैसी है? देखिए सहारा मरुस्थल से जो पवनें चलती हैं, सहारा मरुस्थल से जो पवनें प्रवाहित होती हैं, यह अपने साथ जो सहारा मरुस्थल के लाल धूल के कण होते हैं वो अपने साथ उड़ा करके ले जाती हैं और उसके आगे जो आपकी मेडिटेरियन सी है, ठीक है, उसके आगे जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ से यह केस जो कह सकते हैं कि शीतलन या आपका जो आर्द्रता है वो ग्रहण करती है। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद आगे इटली जो है, इटली में यह वर्षा करती है और वर्षा के साथ जो मिट्टी है, धूल के कण जो उड़ा करके लाती है, वह यहाँ पे क्या होती है, नीचे गिरती है ज़मीन पर। वहाँ पे की वनस्पतियाँ और जो भी पेड़ पौधे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जो सिराको पवन है अफ्रीका महाद्वीप में चलती है और यह जो है जो सहारा मरुस्थल है वहाँ से जो लाल धूल के कण होते हैं वह उड़ा करके ले जाती है और भूमध्य सागर से यह आर्द्रता ग्रहण करती है और इटली में यह वर्षा करती है और वर्षा के साथ जो धूल के कण हैं इसके साथ नीचे गिरते हैं, जिससे लाल सारे जो वो होते हैं ना पेड़ होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उस पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसे ही रक्त वृष्टि कहा जाता है या रक्त वर्षा कहा जाता है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? मिसिसिपी नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है, कोलंबिया नदी का उद्गम कोलंबिया झील से होता है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है लेक सुपीरियर झील से और अमेजन नदी का उद्गम होता है एंडीज पेरू से। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस नदी की अगर हम बात करें, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम लेक सुपीरियर से नहीं होता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम है वह होता है ओंटेरियो झील से। ठीक है, इनका जो उद्गम है ओंटेरियो झील से होता है। ठीक है, ओंटेरियो झील से। ठीक, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटेरियो झील से होता है। बाकी मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है, कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है, अमेजन नदी एंडीज पेरू से निकलती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, एल्लेसमेरे, वफीन या फिर डियागो गार्सिया? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डियागो गार्सिया, जिस पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यह आपके चागोस द्वीप समूह जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चागोस द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है, सही आंसर डी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नव उद्घाटित न्याय की देवी की जो प्रतिमा है इसकी मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज, रामवी सुतार, विनोद गोस्वामी या फिर सतीश गुजराल? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, विनोद गोस्वामी द्वारा इस मूर्ति की क्या की गई है, निर्माण किया गया। ठीक है, इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। ठीक, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और इसके बारे में अगर हम बात करें, न्याय की देवी एक रूपात्मक आकृति है जो न्याय की प्रणालियों के भीतर न्यायिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें क्या क्या चेंजिंग किया गया इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, पहले न्याय की देवी की आंख पे पट्टी बंधी होती थी। ठीक है, पट्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में पहले क्या था कि यह जो है तलवार पहनी थी, तलवार जो है हाथ में ली थी, तलवार की जगह पर संविधान आ गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यह जो है इसके पहले जो न्याय की देवी थी वह परिधान में थी, जो आप ब्रिटिश या कह सकते हैं कि जो पश्चिमी परिधान है जो होता है उसमें थी। ठीक है, और वर्तमान समय में इसे जो भारतीय पोशाक कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल साड़ी है इनको साड़ी में बनाया गया। ठीक है, तो यह जो है कुछ चेंजिंग किए गए हैं, तो याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तलवार की जगह पे संविधान आ गया है, आँख की जो पट्टी है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, और उसकी जगह जो उनका परिधान था उसकी जगह पे साड़ी इनको पहना दिया गया। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा, विनोद गोस्वामी द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? 8 से 10 जनवरी के बीच 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर भुवनेश्वर? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, इसका जो आयोजन है यह भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था।
और भारत में आयोजित होने वाला, इसकी अगर हम बात करें, यह पूर्वी भारत अर्थात उड़ीसा पूर्वी भारत में ही आता है और पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला यह पहला प्रवासी दिवस सम्मेलन है। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। और कब से कब तक आयोजित किया गया था? 8 से 10 जनवरी के बीच ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी आपके इंग्लिश वाले सेक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत की प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल का संचालन निम्नलिखित में से किसके मध्य किया गया था? नई दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में, वाराणसी और मुगल सराय के बीच में, अहमदाबाद और भुंज के बीच, या फिर मुंबई और ठाणे के बीच? जो वंदे मेट्रो ट्रेन है, यह पहला जो नमो भारत रैपिड रेल है, किसके बीच में चलाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अहमदाबाद और भुंज के बीच में यह चलाया गया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 की समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, IIT BHU या फिर IIT कानपुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, IIT कानपुर। IIT कानपुर इसका जो है सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह जो है इसमें 5वें नंबर पर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस, रोहिणी RS, अग्निबाण या फिर ब्लू ओरिजन? भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, यह विक्रम एस। विक्रम एस जो है भारत का जो पहला है निजी रॉकेट है और इसे स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा इसका विकास किया गया है और यह देश का पहला निजी रॉकेट है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री साचेज ने भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? आगरा, बड़ोदरा, मुंबई या फिर अहमदाबाद? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ोदरा में। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा, कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो भी निवेश आ रहे हैं, वो गुजरात में ही क्यों आ रहा है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा हल्ला किया गया था। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका सी है, ठीक है, ऑप्शन सी, बड़ोदरा। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे है? भोपाल, चेन्नई, पुणे या फिर नोएडा? यह अगर हम बात करें आपके नोएडा में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। राष्ट्रीय मध्यम मौसम पूर्वानुमान केंद्र है नोएडा में, ऑप्शन डी। विश्व का प्रथम ग्लोब निम्नलिखित में से किसने बनाया था? विश्व का पहला ग्लोब एरेटोस्थनीज, हिकैटियस, अनेक्जिमेंडर या फिर मार्टिन बैहम? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन बैहम द्वारा विश्व का पहला ग्लोब बनाया गया था, विश्व का पहला ग्लोब। और अगर मानचित्र पूछ ले कि विश्व का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो हो जाएगा अनेक्जिमेंडर। और ग्लोब पूछ लिए तो मार्टिन बैहम हो जाएगा। इसका सही आंसर डी है। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने निहारिका परिकल्पना दिया था? निहारिका परिकल्पना या निहारिका सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? मिल्टन, हर्शेल, पियरे, लाप्लांस या फिर जेम्स जीन? इसका सही आंसर सी है, लाप्लांस द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। निहारिका सिद्धांत जो है यह दिया गया था पियरे लाप्लांस द्वारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? तारों का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन या फिर आकाशगंगा का अध्ययन? सेलेनोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए, सेलेनोलॉजी का जो संबंध है वो चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित है। चंद्रमा का जो अध्ययन किया जाता है सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है? किलायू ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में, माउना लोआ है सिसिली में, और न्यामुरा गिरा विरुंगा पर्वत पर है, और विशुवियस है नेपाल की खाड़ी में। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माउना लोआ की अगर हम बात करें, सिसिली ने नहीं बल्कि ये भी आपके हवाई द्वीप पे है, ठीक है, ये भी हवाई द्वीप पे है। किलायुआ और माउना लोआ यह दोनों ज्वालामुखियाँ हैं हवाई द्वीप पर। न्यामुरा गिरी जो है यह विरुंगा पर्वत पर स्थित है, और विशुवियस है नेपाल की खाड़ी इटली में। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। कुछ महासागर गर्त और महासागर। टोगा गर्त कहाँ पे है? टोगा गर्त की अगर हम बात करें, यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। टोगा गर्त है प्रशांत महासागर में। रोमांचे गर्त कहाँ है? रोमांचे गर्त अटलांटिक महासागर में है। रोमांचे गर्त है अटलांटिक महासागर में। डायमेंटीना गर्त है हिंद महासागर में। डायमेंटीना गर्त हिंद महासागर में। और मोलाय गर्त है आर्कटिक महासागर में। इसका जो सही आंसर है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है? ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है
यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी बाकू है और यह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, सी हो जाएगा। इन नदियों के संगम के पश्चात दिहांग या सियांग नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। दिबांग और धनश्री, लोहित और कामेंग, लोहित और धनश्री या फिर लोहित और दिबांग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोहित और दिबांग। लोहित और दिबांग नदियों के मिलने के बाद इस नदी को संयुक्त रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। थंडर वे, थंडर वे कनाडा किस झील के किनारे पर स्थित है? थंडर वे जो कि कनाडा में स्थित है, थंडर वे, यह किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन, ओंटेरियो, ईरी या फिर सुपीरियर। किस झील के किनारे स्थित है? यह है आपके सुपीरियर झील के किनारे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। थंडर बे कनाडा या तथा दुलूथ यह संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, थंडर बे कनाडा में और दुलूथ संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह दोनों सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, थंडर बे है कनाडा में और आपका जो डुलूथ है, डुलूथ ये अमेरिका में है और यह दोनों सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प सही सुमित नहीं है? शुक्र ग्रह पृथ्वी के बहन इसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को लघु सौर तंत्र और बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। शनि को लघु सौर तंत्र कहा जाता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं? बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति को ही लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है, जो शनि ग्रह है इसको गैसों का गोला कहा जाता है। बाकी शुक्र को यह पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा मतलब कम है, मतलब लगभग के समान है, जिस कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बाकी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाया, कुछ संगठन और स्थापना दिया। अंकटाड का स्थापना कब किया गया था? अंकटाड का जो स्थापना हुआ था यह 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ था। आसियान का स्थापना किया गया था 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। दक्षेस का स्थापना हुआ था 1985 में। 1985 में दक्षेस का स्थापना हुआ था और WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 2134 2134। ठीक है, अंकटाड का 1964, आसियान 1967, दक्षेस 1985 और WTO 1995। ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने का जो रखा गया है, कब तक रखा गया? 2025। कब तक जो है लक्ष्य प्राप्त करने की बात की गई है? 2025, 24, 26 या फिर 30। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2026। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया है कि मध्यावधि जो लक्ष्य है 2026 तक प्राप्त किया जाएगा और दीर्घावधि लक्ष्य 2030 तक। ठीक है, तो सही आंसर इसका। और यह क्या है? जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित लक्ष्य की बात की जा रही है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो आपका मध्यम लक्ष्य है 2026 तक प्राप्त करने की बात की गई है और जो इसका जो दीर्घ लक्ष्य है, दीर्घ या कह सकते हैं कि दीर्घकालीन जो लक्ष्य है वह 2030 तक प्राप्त करने की बात की गई है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म के निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन एक है? ज्ञान प्राप्ति के बाद जीन विजेता, अरहंता पूज, निर्ग्रंथ, बंधन मुक्त कहलाए। ऋषभदेव, शंभवनाथ, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी के ये सभी निकनेम हैं और विभिन्न जो राजा रजवाड़े हैं या फिर से अन्य लोग जो हैं उनके द्वारा यह सभी नाम इनको दिए गए थे। ठीक है, यह सभी नाम दिए गए थे, जैसे जीन विजेता, अरहंत पूज, निर्ग्रंथ, बंधन मुक्त। ठीक है, ये सभी जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको उपनाम दिया गया था, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। रासायनिक व जैविक हथियारों पर निषेध, जिनेवा प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, क्योटो प्रोटोकॉल। और ओजोन परत क्षरण, कार्टेजोना प्रोटोकॉल। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका सही आंसर डी है, ओजोन परत क्षरण कार्टेजोना प्रोटोकॉल। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। कार्टेजोना प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, इसका जो संबंध है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। इसका संबंध है जैव सुरक्षा से। ठीक है, और यह जो प्रोटोकॉल है 2001 का है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल 2001 का है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अगर हम बात करें ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण की बात करें तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में किया गया था, 1989 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन परत क्षरण से संबंधित, इनके संरक्षण से संबंधित है, जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो 2001 में किया गया था। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो
89 में किया गया था। ठीक है, बाकी जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी क्योटो प्रोटोकॉल है, और यह जो किया गया था 1997 में किया गया था। ठीक है, 1997 में किया गया था। रासायनिक व जैविक हथियारों पर निषेध जिनेवा प्रोटोकॉल से संबंधित है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा, बनाने नहीं मनाने हैं, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्यों? इसी दिन सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन टूट गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का खुलकर प्रस्ताव रखा, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, और इसी दिन जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग थी, इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अगर ये पूछ ले कि कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र क्यों दिया गया था, तो भारतीयों की बिना मंजूरी के जो भारतीय हैं या भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिससे क्षुब्ध होकर के जिसके विरोध स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखते हुए जो मुस्लिम लीग है, इसने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, कब? 22 दिसंबर को। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों को श्वेत उद्योग की संज्ञा दी गई है? प्रदूषण मुक्त उद्योग, कुशल व्यवसायिक श्रमिकों से संबंधित उद्योग, नियमित कर प्रदान करने वाला उद्योग, या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्रदूषण मुक्त उद्योग जो है, इसको केंद्र सरकार द्वारा श्वेत उद्योग की संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। कुछ जलप्रपात दिया गया है, देश दिया गया है। योसेमाइट जलप्रपात कहाँ पे है? योसेमाइट जलप्रपात है कैलिफोर्निया में। टुगेला जलप्रपात है साउथ अफ्रीका में है, टुगेला जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में, और गवारनी जलप्रपात है फ्रांस में। इसका सही आंसर 3 2 1 4 ऑप्शन बी 3 2 1 4। ठीक है, योसेमाइट जलप्रपात है कैलिफोर्निया में, टुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला, और गवारनी जलप्रपात फ्रांस, ऑप्शन बी। चंद्र और भागा नदियों के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण या कह सकते हैं कि उद्गम होता है। इन दोनों का संगम निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर होता है? टांडी, किन्नौर, खोदरी, माजर, या फिर सिरमौर? इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? इन दोनों का जो संगम है वो टांडी में होता है। टांडी में इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है टांडी, ये भी याद रखिएगा। टांडी हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ इन दोनों नदियों का संगम होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जिसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, बाकी निकलती हैं चंद्रा और भागा नदियों के नाम से, और इनके मिलने के बाद चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और अवतरण मतलब जो इनका चिनाब नदी का जो उद्गम होता है, इन दोनों नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिलती हैं, और उसके बाद इस नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन रावी नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल, या फिर चमेरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चमेरा परियोजना जो है, इसका निर्माण किया गया है रावी नदी पर। चमेरा परियोजना या चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है, इसका निर्माण किया गया, ऑप्शन डी। कौन सा विकल्प सही सुनिश्चित नहीं है? लोहरदंगा है मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। लोहरदंगा मध्य प्रदेश में है, और लातेहार है झारखंड में, कोरापुट उड़ीसा में है, और सरगुजा है छत्तीसगढ़ में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा लोहरदंगा मध्य प्रदेश, ये गलत है। लोहरदंगा की बात करें, यह झारखंड में स्थित है। लोहरदंगा है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही है। मध्य लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? मध्य या लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? इयोसीन काल में, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, या फिर मायोसीन? इसका निर्माण कब हुआ था? देखिए, इसके निर्माण की अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण है मायोसीन कल्प में हुआ था। ठीक है, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मध्य हिमालय जो है इसे ही हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता, गोवा, नई दिल्ली, या फिर देहरादून? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 के दौरान फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसके दिया गया था? रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया, नंदिनी गुप्ता, या फिर निकिता पारीवाल? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, निकिता पोरवाल को। ठीक है, निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल को प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का प्रथम लेखक गांव कहाँ स्थित है? भारत का पहला लेखक गांव माणा गांव, थाने गांव, मांडल गांव, या फिर दूध अदुवाला गांव? कहाँ पे स्थित है भारत का पहला लेखकों का गांव? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये थाने में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थाने में स्थित है भारत का पहला लेखकों का गांव। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अक्टूबर 24 में देश के प्रथम लेखक गांव का उद्घाटन और स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले के जो थानो गांव है, ये थाने नहीं, थानो है भाई, थाने तो महाराष्ट्र में है, थानो कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है, ठीक है। और उत्तराखंड में भी अगर ये पूछ ले कि किस जिले में स्थित है तो यह देहरादून में, ये भी याद रखिएगा, देहरादून के थानो गांव में, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन सी है। विश्व शौचालय दिवस 2024 कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर, 22 नवंबर, 27 अक्टूबर या फिर 19 नवंबर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया था। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार AI जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया है, किसके द्वारा? जो और चैटबॉट विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है? नाम आपको बताना, ठीक है। कुंभ मित्र, कुंभ सहयोगी, कुंभ सहायक या फिर कुंभमीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंभ सहायक के नाम से, ठीक है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए AI जनरेटिव चैटबॉट कुंभ सहायक के नाम से विकसित किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, आर विकट रमणी, संजीव खन्ना या फिर के संजय मूर्ति। इसका सही आंसर डी है, के संजय मूर्ति को बनाया गया है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। सही आंसर इसका डी है। इनके पहले जो है गिरीश चंद्र मुर्मू थे और इनका जो टेन्योर है 20 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया और इसके बाद जो है संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक या CAG बनाया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर CAG। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन अपने शासक से संबंधित नहीं है? मंदसौर अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ग्वालियर अभिलेख, मिहिर भोज, हाथी गुम्फा खारवेल, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करें, मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोधर्मन या यशोवर्मन द्वारा जारी किया गया था। मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोधर्मन का है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी विकल्प आपके सही हैं, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ रचना और रचनाकार दिए। आदि पुराण की रचना किसने की थी? आदि पुराण की जो रचना है वह हेमचंद्र द्वारा की गई थी। नीतिसार की रचना की थी कामंदक ने, ठीक है। नीतिसार की रचना कामंदक द्वारा की गई थी। निरुक्त की रचना की गई थी याश के द्वारा और परिशिष्ट पर्वन की रचना अजीन सेन ने की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके इंग्लिश वाले सेक्शन है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। ये इंग्लिश वाला सेक्शन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, पहुँच करके। बाकी निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, आल्प्स, एंडीज या फिर अप्लेशियन। कौन इसमें से आपको बताना है टर्शियरी पर्वतीकरण का जो उदाहरण है या नहीं है? कह सकते हैं कि किसका निर्माण टर्शियरी पर्वतीकरण के समय नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अप्लेशियन पर्वतीकरण, ठीक है। देखिए, कुनलुन, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, ये सभी जो है टर्शियरी अल्पाइन युगीन वरित पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त रॉकीज हो गया, एटलस, ठीक है, रॉकीज हो गया, एटलस हो गया, एंडीज हो गया, यह सभी जो हैं टर्शियरी पर्वतीकरण के उदाहरण है। बाकी अप्लेशियन जो है एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन काल में हुआ था, ठीक है। अप्लेशियन पर्वतीकरण जो है यह एक प्राचीन पर्वत है और इसका निर्माण हुआ था कैलिडोनियन काल में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। यह नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आरेखी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है, क्यों? इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा कम होती है, इसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, या फिर ए और सी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और इसमें जो आर्द्रता है वो अधिक होती है, ठीक है।
जिस कारण ये जो है निम्न कोटि का कोयला कहलाता है, बहुत अधिक धुआं देता है और इससे इतनी एनर्जी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि पीट कोयला जो होता है वह कोयला बनने का प्राथमिक चरण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद के पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 89, सब क्लोज 5, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 90 या फिर अनुच्छेद 92? किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100 में। अगर लोकसभा और राज्यसभा के निर्णायक मत पढ़ते हैं, ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अगर पक्ष और विपक्ष के निर्णायक मत पढ़ते हैं तो जो मतलब मत जो दिया जाता है उसमें अगर बराबरी हो जाती है तो जो निर्णायक मत दिया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 100 में किया गया। ठीक है, इसमें राज्यसभा नहीं है, लोकसभा में ही। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? प्रतिगामी, अधोगामी, प्रगतिशील या फिर अनुपातिक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुपातिक करारोपण में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम या फिर रेडियम? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पोलोनियम। ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व, तो पोलोनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका या फिर रूस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी मैक्सिको हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों में से कौन एक आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति, दांतेवाला समिति, महालनोबी समिति या फिर मल्होत्रा समिति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, महालनोबी समिति। ठीक है, महालनोबी समिति जिसका गठन किया गया था 1960 में, 1960 में इसका गठन किया गया था और यह समिति आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित है। बाकी सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था गरीबी आकलन के लिए, गरीबी आकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था। दांतेवाला समिति का गठन बेरोजगारी अनुमान के लिए किया गया था, बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए दांतेवाला समिति का गठन किया गया था। और मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर, जोरहाट, दार्जिलिंग या फिर नागपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जोरहाट में है। ठीक है, जोरहाट में। ठीक, और जोरहाट कहाँ पे है? ये आपके असम में है, असम में। ठीक है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2004, 1 जुलाई 2003 या फिर 1 जुलाई 2005? भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2005 को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। एहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, इसके रचनाकार कौन है? एहोल जो प्रशस्ति है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? रवि कीर्ति, विज्ञानेश्वर बिल्हड़ या फिर वलयपति? इसका सही आंसर ऑप्शन है रवि कीर्ति, रवि कीर्ति द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और इसकी रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। एहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और कन्नड़ है। चालुक्य लिपि पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य वंश वातापी वंश का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध शासक इसमें बताया गया। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाया जाता है? आय के वितरण में समानता, घाटे का वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि करना या फिर निवेश में वृद्धि करना? कौन इसमें से राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाया जाता है? फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ये सभी अपनाया जा सकता है। आय के वितरण में समानता, ठीक है, घाटे का वित्त व्यवस्था मंदी काल में, घाटे का वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि और निवेश में वृद्धि। सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों में उसे चिन्हित करें जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मादहा, चौपानी मांडो, सराय नाहर या फिर दमदमा? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपानी मांडो। ऑप्शन सी, चौपानी मांडो। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित सैन्य स्थलों में कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोटद्जी, मोहनजोदड़ो, कोटद्जी, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो या फिर हड़प्पा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो बाकी जो विकल्प है आपके कोटद्जी हो गया, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो, ये सभी सिंधु नदी के तट पे हैं, जबकि हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पे है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। कुछ वंश दिए गए हैं और उसके संस्थापक दिया गया है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश का स्थापक जो है या संस्थापक दंती दुर्ग है।
चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। चंदेल वंश की स्थापना की गई थी नन्नुक द्वारा, और चौहान वंश की वासुदेव द्वारा। इसका जो सही आंसर है 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया था। पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मुहम्मद 1285 में मारा गया था। यह बलबन नहीं बलबन है, ठीक है। इसका जो पुत्र शाहजादा मुहम्मद है वो 1285 में मारा गया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मंगोल धावों कहिए, आक्रमण कहिए, इसके आक्रमण को खदेड़ने के लिए जो आक्रमणकारी थे उनको जो है इस सीमा से बाहर करने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया था। बात बिल्कुल ठीक है। और पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए बलबन ने अपने पुत्र शाहजादा मुहम्मद को तैनात किया था, जो कि 1285 ईस्वी में मारा गया था। सही आंसर सी है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था? मंगलिक, सबत, गरगज या फिर तलेआह। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे कहा जाता था मंगलिक, ठीक है, मंगलिक कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के संस्थापक, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोराबजी सपूरजी, बीपी वाडिया, श्रीपद अमृत रागे या फिर एनएम लोखंडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनएम लोखंडे द्वारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में देखिए, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसमें संबोधन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो किसके द्वारा सबसे पहले संबोधित किया गया था? एनी बेसेंट, आनंदीबाई जोशी, कादम्बनी गांगुली या फिर सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कादम्बनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास ने बंगाल के किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? सर मॉलकम हेली, सर स्टैनली जैक्सन, सर माइकल केनी या फिर सर गॉफ एंडरसन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा सर स्टैनली जैक्सन, सर स्टैनली जैक्सन ऑप्शन बी है। कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? कुछ पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। इंडियन होम रूल महात्मा गांधी, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन रेनेसा CF एंड्रयूज और इंडिया डिवाइडेड मोहम्मद अली जिन्ना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है। इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो इसकी रचना राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है। बाकी कुछ अन्य पुस्तक देख लीजिए। गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचना सरोजनी नायडू ने की थी। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट कर्जन ने की थी इसकी रचना। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसकी रचना की गई थी पीटर हार्डी द्वारा। और खिलाफत टू पार्टीशन की रचना मोइन शकीर ने की थी। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC स्मिथ ने की थी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पावर्टी गुन्नार मिर्डल ने की थी। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और यह क्वेश्चंस बन सकता है, तो याद रखिएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी जो बताया गया वो भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन इसमें से सही सुनिंद नहीं है? कुछ शिक्षा आयोग और तत्कालीन गवर्नर, जो शिक्षा आयोग गठित किया गया था उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था, उसमें उससे रिलेटेड कौन सा विकल्प सही नहीं है? हंटर आयोग का गठन किया गया था रिपन के काल में। रैले आयोग का गठन कर्जन के काल में। सैडलर आयोग का रीडिंग और सार्जेंट आयोग का गठन वेविल के काल में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सैडलर आयोग का जो गठन किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था, ठीक है। चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था सैडलर आयोग का गठन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश से होकर के विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? किस देश से होकर के विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? कोलंबिया, इक्वेडोर, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील, ऑप्शन डी ब्राजील। ब्राजील से होकर के विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। कोलंबिया और इक्वेडोर से विषुवत रेखा, अर्जेंटीना से होकर के मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। अर्जेंटीना जो है यहाँ से होकर के मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। बाकी इक्वेडोर और कोलंबिया इन दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों विषुवत रेखा पर स्थित हैं।
विषुवत रेखा पर। अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग या मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है? यहाँ प्रवाल हेतु तापमान उपस्थित होता है या गहराई कम होती है। महासागरीय धाराएं प्रवाल के लिए भोजन लाती हैं या फिर यह जल अवसाद मुक्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, महासागरीय धाराएं प्रवालों के लिए भोजन लेकर के आती हैं, जिस कारण सबसे अधिक प्रवालों का जो विकास है इन क्षेत्रों में होता है। इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया जाता है? विभवांतर मापा जाता है किस यंत्र द्वारा? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर द्वारा। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। सही आंसर इसका बी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 907, 51, 921 या फिर 943? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 951। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यूराइल गर्त, मेरियाना, अल्यूशियन या फिर जापान गर्त। इनमें आपको बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम को इसके सम्मिलित करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है इन सभी को। ठीक है, देखिए इसमें आ जाएगा आपका अल्यूशियन द्वीप, सबसे पहले जो है अल्यूशियन गर्त आ जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, आ जाएगा आपका अल्यूशियन गर्त। अल्यूशियन गर्त के बाद जो है आपका क्यूराइल गर्त है, यह पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद यह है क्यूराइल गर्त, फिर आपका जापान गर्त, उसके बाद है मेरियाना गर्त। ठीक है, सही आंसर इसका 3, 1, 4, 2 ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सफेदा किसे कहा जाता है? आशा धातु, रणनीतिक धातु और काला हीरा। इसमें अगर हम बात करें सफेदा की, सफेदा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके जो बेसिक लेड कार्बोनेट है इसको कहा जाता है सफेदा। ठीक है, और जो आपका यूरेनियम है जिसे मेटल ऑफ होप कहा जाता था, आशा धातु, यूरेनियम जो है इसे आशा धातु कहा जाता है। रणनीतिक धातु जो है यह कहा जाता है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु, और काला हीरा कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित है? शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लोरोफॉर्म का 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन का 80। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कूट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही याद रखिएगा। शुद्ध जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लोरोफॉर्म का 61.2 है और बेंजीन का 80 है। हिपैरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसका स्त्रावण कौन करता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय या फिर गुर्दा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत द्वारा इसका स्त्रावण किया जाता है, ऑप्शन सी। और यह शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 15%, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और देखिए इसके माध्यम से 2 प्रावधान किए गए, राज्यों के लिए और केंद्र के लिए। केंद्र में कहा गया कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद का आकार है वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, अर्थात इसमें 15% जो बताया गया है। अधिकतम क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया है, लेकिन न्यूनतम क्राइटेरिया का निर्धारण केंद्र में नहीं किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यों की बात करें, राज्यों में भी अधिकतम क्राइटेरिया 15% है, लेकिन इसमें न्यूनतम क्राइटेरिया का भी निर्धारण किया गया है कि अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003, यह दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत आती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, अनुसंधान और प्रशिक्षण, इनपुट सब्सिडी या फिर सहायता कार्यक्रम? कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी आता है और इनपुट सब्सिडी जो दी जाती है, दोनों जो है एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो है WTO ने समाप्त करने की बात की है। और इसको लेकर के विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में एक झगड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं इनके द्वारा एमएसपी दिया जाता है अपने किसानों को, उसके साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इनको प्राप्त होता है। ठीक है, और इसको समाप्त करने की बात करता है विकसित देश, बात करते हैं। ठीक है, कि इसको समाप्त कर दिया जाए। इसकी वजह से जो विकसित देश है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि विकासशील देशों का क्या कहना है कि इनके किसान पिछड़े हैं, इनकी जोत का आकार छोटा है और इन्हें जो है किसानों का समर्थन करना जो है आवश्यक है। ठीक है, तो सही आंसर याद रखिएगा, ठीक हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर पोरबंदर और नागपुर सिलीगुड़ी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है।
सूची फर्स्ट को कुछ समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए हैं। पायनियर समाचार पत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया था या इसका प्रकाशक कौन था? पायनियर समाचार पत्र की बात करें तो इसके प्रशासक या संपादक थे जॉर्ज एलन। द इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। इंडियन स्पेक्टेटर बहराम जी मालाबारी द्वारा, इन्होंने इसका संपादन किया था। और इंडियन मिरर का देवेंद्रनाथ टैगोर ने संपादन किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 4 2 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को सहमत किया था? सरोजिनी नायडू, मणिबेन पटेल, अवंतिका बाई गोखले या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 20 अगस्त 2011, 18 अक्टूबर 2009, 18 अक्टूबर 2010 या फिर 6 सितंबर 2012। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया था। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या वृद्धि क्षमता को क्या कहा जाता है? वहन क्षमता, जैविक विभव, प्रजनन विषमता या फिर प्रजनन कर्मता। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जैविक विभव। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में बिना पर्यावरण के हस्तक्षेप के जीवों की जो प्रजनन क्षमता है और इसमें जो वृद्धि होती है उसे जैविक विभव कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी परितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है किससे? सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटाने पर, सकल प्राथमिक उत्पादकता से 10% ऊर्जा घटाने पर, सकल प्राथमिक उत्पादकता के नेट प्राथमिक उत्पादकता से विभाजित करने पर, या सकल प्राथमिक उत्पादकता में 10% ऊर्जा जोड़ने पर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटाने पर नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैविक आवर्धन का खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, स्वपोषी या फिर अंतिम उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतिम उपभोक्ता। जैविक आवर्धन क्या क्या है? जैसे कोई कीटनाशक, कोई मतलब अपशिष्ट कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई जैसे खतरनाक रसायन हो गए या फिर से केमिकल हो गया, उर्वरक वगैरह, जो प्राथमिक स्तर पे है उसके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो इस प्राथमिक उत्पादक जो है, उत्पादक का जो भक्षण करता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत इसकी मात्रा मान लीजिए 1% हो गई है, इसका मतलब ग्रहण करने के बाद, इसका भक्षण करने के बाद, फिर इस प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसका जो भक्षण करता है बी, इसके अंतर्गत इसकी मात्रा बढ़ करके लगभग 2% हो जाएगी। और इसका ऊपर जो डिपेंड है, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो अंतिम उपभोक्ता है, इसके अंतर्गत इसकी मात्रा हो सकता है कि बढ़ करके 5% हो जाए। तो जैव आवर्धन जो रासायनिक या फिर जो हानिकारक पदार्थों का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफ़र होता है, इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। और इसका सबसे अधिक जो जमाव होता है या सबसे अधिक जो पाया जाता है, सबसे अधिक जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, यह अंतिम उपभोक्ता के ऊपर करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बायो E3 नीति में ई और ई किसके प्रतीक हैं? बायो E3 नीति में 3 और ई या किसके प्रतीक है आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 3E जो है इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रूप में बायो 3E कहा गया। ठीक है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। मिशन रूमी 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह तरल ईंधन आधारित रॉकेट है, या तरल ईंधन आधारित रॉकेट है, या सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम रॉकेट है, या भारत का प्रथम पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, या फिर इसका विकास DRDO ने किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यह भारत का प्रथम पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रूमेन किण्वन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? रूमेन किण्वन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए, रूमेन किण्वन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के पहले भाग में भोजन के सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पाचन होता है, इसको रूमेन किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। वाटर गैस में मुख्य रूप से कौन से गैस का मिश्रण पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली, मानेसर, आगरा या फिर पुणे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यह मानेसर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस प्रविधि के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है? मेरीकल्चर, ओस्ट्रीकल्चर, हेलिसीकल्चर या फिर एवीकल्चर। जो घोंघे का संवर्धन है किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
जो हेलिसी कल्चर है इसी के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन होता है। ऑप्शन बी। कौन सी मटर की प्रजाति बौनी नहीं है? अपर्णा, उत्तरा, सपना या फिर रचना। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, रचना मटर की एक लंबी प्रजाति है, रचना मटर की एक लंबी प्रजाति है, लंबी प्रजाति है। ठीक है, बाकी इसमें क्या पूछा है कि कौन बौनी प्रजाति नहीं है, तो वह रचना हो जाएगी। बाकी अपर्णा, सपना और उत्तरा या तीनों जो हैं मटर की बौनी प्रजातियां हैं और रचना जो है लंबी प्रजाति है। न्योनमेसी उर्वरक यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर पौधों के लिए किस पोषक तत्व को लेपित किया जाता है? मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक या फिर सल्फर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इस पर सल्फर का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन डी। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि में अंतः शोषण की क्रिया में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा जल ज़्यादा से ज़्यादा मृदा में संरक्षित होता है और भूमि का कटाव कम होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। केंद्रीय बजट 24-25 के बारे में देखिए। पीएम किसान पर परिव्यय के लिए 24-25 में कितने धन का आवंटन किया गया था? प्रधानमंत्री किसान के लिए। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके लिए जो है 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित मूल्य पद्धति मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। ठीक है, मिश्रित मूल्य पद्धति मिश्रित मूल्य पद्धति जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, न कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो पहला सही है, दूसरा गलत। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत परिषद या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य विभाग में से किसने धारित किया था? आई चुंदरीगर, CH भाभा, RK षणमुखम शेट्टी या फिर लियाकत अली खां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, CH भाभा, CH भाभा। ठीक है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947, 2 फरवरी 1948, 26 जनवरी 1947 या फिर 14 अगस्त 1948। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारूप समिति द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा नंदलाल बोस, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा या फिर वसंत कृष्ण वैद्य। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा जो हिंदी का सुलेखन यह किया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू है। क्वेश्चन नंबर 108, इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसका सही आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर शुरू हैं जनवरी 2025 की।
जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में से कौन से 2 शहर रामसर अभिसमय के तथा भूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं? भोपाल गुवाहाटी, इंदौर जयपुर, इंदौर उदयपुर या फिर भोपाल उदयपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत जापान के बाद मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला दूसरा एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश है, न कि पहला। ठीक है, तो पहला नहीं दूसरा है, और पहला जो है जापान है, याद रखिएगा, जापान पहला देश है। जनवरी 2025 में भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इस दायरे से बाहर रखा गया? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 342 और 366 सब क्लोज 25, अनुच्छेद 343 और 342, अनुच्छेद 341 और 366 25 सब क्लोज 25। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 342, 366 सब क्लोज 25, ऑप्शन बी इसका सही है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है लक्षद्वीप। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? हिप्पले गंगी रेड्डी को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। हल्दी बोर्ड के बारे में, जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है, उसके बारे में दोनों विकल्प सही है। जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ओडिशा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में पहले स्थान पे है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात करें तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और इससे संबंधी बाकी जो विकल्प हैं वो दोनों सही हैं। यह परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि यह जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? जोरहाट, माजुली, डिब्रूगढ़ या फिर चराइदेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ को, ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2025 के प्रारंभ में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ONOS के बारे में देखिए। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ONOS योजना का उद्देश्य छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अरुण मिश्रा को बनाया गया है लोकपाल BCCI का, लोकपाल बनाया गया है BCCI का। माइकल मार्टिन की बात करें, इन्हें यह जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जॉन एल रेडक्लिफ की बात करें तो यह प्रमुख हैं CIA की, ठीक। और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया गया? केरल, गोवा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन है केरल में, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हो गया? कजाकिस्तान, नाइजीरिया, बेलारूस या फिर जॉर्जिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। जनवरी 2025 में नाइजीरिया ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स ने साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत की थी। सही आंसर से हो जाएगा। 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई दुर्घटना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक सिन्हा, न्यायमूर्ति शत्रुघ्न
श्रीवास्तव या फिर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, ऑप्शन डी। जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के बारे में देखिए, यह न्यूजीलैंड में स्थित है और इसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इसका नया नाम अब काहुई तुपुआ होगा। इसका नया नाम होगा अब काहुई तुपुआ। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात तीनों विकल्प सही है, कोई गलत नहीं है। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। इन नए स्थलों एवं संबंधित राज्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य केरल में, और खेचोपलरी आर्द्रभूमि है सिक्किम में, उधवा झील है झारखंड में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य यह केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबोवो सुबियंतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के वह राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक जो समुदाय है जो इको WAS है इससे अलग होने की घोषणा की है, और इसमें आपको बताना है कौन सा एक देश शामिल नहीं है। नाइजर, बुर्किना फासो, माली या फिर मारिटानिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसमें मारिटानिया शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी माली, नाइजर और बुर्किना फासो इनके द्वारा यह जो आर्थिक समुदाय थी ECOWAS इससे बाहर निकल गए हैं तीनों देश, ठीक है। नाइजीरिया इसमें नहीं है, सॉरी मारिटानिया नहीं है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का जो उल्लेख है किससे संबंधित है? कोविड-19 महामारी के बाद आने वाला आनुवांशिक परिवर्तन, सोशल मीडिया का बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव से, विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक बीमारियों से, या फिर 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। तो याद रखिएगा जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ये आपका जो जनरेशन बीटा है यह कब से कब तक रहेगा? इसकी अगर हम बात करें तो यह 2025 से लेकर के 2039 तक के समय को जनरेशन बीटा कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वेदर जल पक्षी जनगणना कराई गई है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में कराया गया और डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चित संगीत सेवडालिंका के बारे में देखिए। सेवडालिंका बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है। सेवडालिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। सेवडालिंका को बाल्कन ब्लूज के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और जीएस का लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित किया गया है? टाटा स्टील, रिलायंस पेट्रोलियम, जिंदल स्टील या फिर अडानी स्टील। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील द्वारा इसका निर्माण किया गया। नाम इसका हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और ये था आपका जीएस वाला सेक्शन। बाकी हिंदी को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए और पहले से कितना सुधार हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ठीक है। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसका PDF जो वेरियस कोचिंग सेंटर है उसके PDF प्रोवाइड कराया गया, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, वो सब आपको मिलेगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन करने के इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।